आखुभ्यः किं खलैर्ज्ञातं खलेभ्यश्च किमाखुभिः अन्यत् परगृहोत्खातात् कर्म येषां न विद्यते। अर्थ यह कि चूहों ने दुष्टों से क्या सीखा और दुष्टों ने चूहों से क्या सीखा। वस्तुतः ये दोनों दूसरों के घरों को खोदने के अतिरिक्त कोई काम नहीं जानते, अर्थात दोनों ने एक दूसरे से दूसरों के घरों को खोदना ही सीखा है। और प्राभादिक वेला में ऐसे ही दुर्गुणों व अवगुणों से दूर रहने की सत्प्रेरणा हम सभी में जागे। एतदर्थ आवश्यक है कि हम गुणों के प्रकाश से प्रकाशित हों और ज्ञान के आलोक से आलोकित हों। और ये कहें कि भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति को समर्पित जो कार्यक्रम है, और हम इसी उद्देश्य के साथ हम लेकर आते हैं आप सभी के बीच में हूँ नारायण दत्त मिश्र। स्वीकारें अभिवादनम, अभिनंदनम, अभिवंदनम और सस्वागतम, सुप्रभातम। भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति को समर्पित हमारे इस विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम का आरंभ किया करते हैं आज का पंचांग इस प्रभाग के नाम से। तो भला आज विलंब क्यों, आइए जान लेते हैं आज की तिथि, वार और नक्षत्र के बारे में। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, षष्ठी तिथि, शुक्रवार, स्वाति नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। और अब क्रम है सुभाषित की प्रस्तुति का। एक प्रसिद्ध श्लोक है, धर्मः पिता क्षमा माता दया भार्या गुणाः सुताः कुटुंबम सुधियस्तस्य ये तदन्ये तु विभ्रमाः। इसका अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति के लिए धर्म पिता के समान होता है, जबकि क्षमा माता के समान। इसी तरह बुद्धिमान के लिए दया को पत्नी के समान कहा गया है, जबकि सद्गुणों को संततियों के समान। वस्तुतः बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यही कुटुंब स्वरूप होते हैं। अन्य संबंध आदि तो ऐसे व्यक्ति के लिए सांसारिक भ्रम के समान ही होते हैं। तो ऐसे ही विचार और प्रेरणा को प्राप्त करने के लिए सुनते हैं सुप्रभातम की दूसरी प्रस्तुति सुभाषित को, जिसे आप निश्चित रूप से सबसे पहले संस्कृत, फिर हिंदी और तत्पश्चात अंग्रेजी अर्थात तीन भाषाओं में सुनेंगे। श्रद्धानः शुभां विद्यां हीनादपि समाप्नुयात् सुवर्णमपि चामेध्याददीता विचारयन्। अधम व्यक्ति के पास उत्तम विद्या हो तो उसे श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, और सोना यदि अपवित्र स्थान पर भी पड़ा हो तो उसे बिना हिचकिचाहट उठा लेना ही उचित बताया गया है। If a noble knowledge resides with an ignoble person, it should still be received with reverence, just as gold, even when lying in an impure place, is worth picking up without hesitation. योग एक सार्वभौमिक अभ्यास है जो सभी के लिए सुलभ है और हमें संतुलित, शांतिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। यह केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि एक समग्र जीवन शैली है। योग विशेष रूप से प्राणायाम शरीर की प्राण शक्ति को नियंत्रित और संतुलित किया करता है, जिससे हमारा मन और शरीर भी नियंत्रित होता है और हमारी निर्णय लेने की शक्ति बढ़ जाती है। आइए विस्तार से जानते हैं योग के हजारों वर्षों से चले आ रहे भारतीय सभ्यता के उसमें महत्व के बारे में। भारतीय ज्ञान परंपरा का एक अनमोल रत्न योग आज विश्व भर में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण का प्रतीक बन गया है। यह केवल कुछ शारीरिक आसनों या श्वास प्रश्वास के व्यायामों का समूह मात्र नहीं है, बल्कि एक पूर्ण विज्ञान है जिसका गहन लक्ष्य मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एक सूत्र में पिरोकर एकता स्थापित करना है। इसका अंतिम ध्येय एक ऐसी आंतरिक शक्ति को जागृत करना है जो व्यक्ति को न केवल शारीरिक कष्टों से
बल्कि मानसिक पीड़ा, भावनात्मक अस्थिरता और अज्ञानता के बंधनों से भी मुक्त कर सके। योग की जड़ें भारतीय सभ्यता में हजारों साल पुरानी हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक उत्खननों में मिली मुहरों और मूर्तियों पर यौगिक मुद्राओं के स्पष्ट संकेत मिलते हैं, जो इसकी अत्यधिक प्राचीनता को प्रमाणित करते हैं। इन साक्ष्यों से पता चलता है कि यौगिक अभ्यास तब भी मानव जीवन का एक अभिन्न अंग था। मनुष्य जो कुछ भी नहीं जानता योग के बारे में, योग जब वह करना आरंभ करता है तो उसका पहला जो एक फोकस होता है कि मैं अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ रख पाऊं। मेरे शरीर में जो दोष हैं, मेरे शरीर में जो विकार हैं, मैं उन्हें कैसे ठीक कर पाऊं। जैसे हमारी कक्षाओं में साधक आते हैं तो उनका पहला जो क्वेरी रहती है कि मैं अपने आप को कैसे ठीक कर पाऊं। तो आसनों के माध्यम से वो अपने आप को स्वस्थ कर पाते हैं, आसनों के माध्यम से वे अपने शारीरिक रोगों को दूर कर पाते हैं। आज योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख कल्याण पद्धति के रूप में विख्यात हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाना इसकी वैश्विक स्वीकार्यता और प्रासंगिकता का स्पष्ट प्रमाण है। यह भारत के लिए एक महान गौरव का विषय है कि योग संसार को भारत की एक अनुपम देन है। योग भारत की एक ऐसी खोज है जिसको पूरे विश्व ने आज सराहा। किस बल पर? मुझे याद है कि जब भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार पश्चिम की धरती पर अमेरिका में यूनाइटेड नेशन में, वो भी भारत के माननीय प्रधानमंत्री के रूप में गए, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। कोई संकोच नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई ये नहीं कि कोई क्या सोचेगा, और क्योंकि उनको विश्वास था, उन्होंने यौगिक जीवन जिया और उसके लाभ को, उनके फायदों को पहचाना और उन्होंने वहां उस प्रस्ताव को रखा। आधुनिक जीवन शैली की चुनौतियों जैसे अत्यधिक तनाव, चिंता, अनिद्रा और शारीरिक निष्क्रियता के बढ़ते मामलों में योग एक शक्तिशाली और प्राकृतिक समाधान प्रस्तुत करता है। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता भी प्रदान करता है, जो आज के भागदौड़ भरे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। योग एक सार्वभौमिक अभ्यास है जो किसी भी आयु, लिंग, धर्म या पृष्ठभूमि के व्यक्ति द्वारा अपनाया जा सकता है, और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति और विशेषता है। योग केवल एक शारीरिक या मानसिक अभ्यास नहीं, बल्कि एक समग्र जीवन शैली है जो मानवता को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से संपूर्ण कल्याण की दिशा में प्रेरित करती है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इस रिपोर्ट के साथ ही सुप्रभातम में अभी समय हो गया है एक अल्प विराम लेने का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्द ही लौटते हैं। बदलते बिहार में बिछ रहा है सड़कों का जाल। बिहार बन रहा है रिवर्स माइग्रेशन की मिसाल। 3 दिन लगता था जाने में, यहाँ लोकल में है तो थोड़ा टेंशन नहीं है। इज्जत की नौकरी अपना घर में, अपना गांव में, अपना स्टेट में। बात करेंगे बिहार के रियल हीरोज की। बहुत सुविधा, वहाँ के अकेले रहना पड़ता था, सिर्फ रोजी रोजगार बढ़ा है। ग्राउंड रिपोर्ट से लोगों की जुबानी, नए सपने, नई उम्मीद। देखिए डीडी न्यूज की खास सीरीज बात बदलते बिहार की। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता, और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से।
पुनरपि स्वागत है आप सभी का सुप्रभातम में। और सुप्रभातम में अब समय हो गया है स्वास्थ्य मंत्र का। संक्रमण सेहत के लिए अर्थात स्वास्थ्य के लिए खतरा है और काफ़ी लोगों का स्वास्थ्य इससे प्रभावित भी हो जाता है। अक्सर इसका कारण होता है साफ सफाई का ध्यान न रखना। संक्रमण से बचाव में हाथों की स्वच्छता का विशेष महत्व है। आइए देखते हैं इसी विषय पर हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज की यह रिपोर्ट। हाथों की स्वच्छता बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेष महत्व रखती है। यदि हम रोगों से बचाव करना चाहते हैं, इसके लिए महत्वपूर्ण है हाथों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना। हैंड हाइजीन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माध्यम है जिससे हम बहुत सारी बीमारियों को होने से रोक सकते हैं। WHO के हिसाब से भी टॉप 10 चीज़ें जो हम कर सकते हैं जिससे इन्फेक्शंस प्रिवेंट होते हैं, उसमें एक अगर वैक्सीन है तो एक हैंड हाइजीन है। इसीलिए हैंड हाइजीन का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है बहुत सारे इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने में। हम दिन भर में कई चीज़ों को छूते हैं, दरवाजों के हैंडल, मोबाइल फोन, भोजन और कई तरह की चीज़ें, और इन्हें छूकर हम यदि अपने हाथों को नहीं धोते तो इन पर लगे कीटाणु हमारे हाथों में जमा हो जाते हैं और उसके बाद जब हम अपने चेहरे, नाक या मुंह पर हाथ लगाते हैं तो यही कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं जो संक्रमण और बीमारियों के फैलने का कारण बनते हैं। हैंड हाइजीन हमें कभी भी खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद में कोई भी काम जो हम करें जिसमें हमारे हाथ गंदे हो सकते हैं, जैसे घर की सफाई या कुछ भी, उसमें भी पहले और बाद में दोनों समय हमें हाथ साबुन के साथ धोने चाहिए। हॉस्पिटल्स में जब हम स्पेशली जाते हैं या काम करते हैं या जो रोगियों को देखते हैं तब भी हमें हैंड हाइजीन प्रिवेंट करता है या रोकता है बहुत सारे इन्फेक्शंस को एक दूसरे के बीच में फैलना। हाथों की साफ सफाई रखने के लिए हाथों को सही तरीके से धोना चाहिए और इनका प्रभाव हमारे शरीर पर न हो, इसके लिए हाथों को धोने का महत्व अधिक है। जब भी हम साबुन लेंगे उसको हम दोनों हाथ में ढंग से रब करेंगे। कुछ जगहें होती हैं हाथ की जो हम अक्सर छोड़ देते हैं, जैसे उंगलियों के टिप्स, जैसे उंगलियों के बीच का हिस्सा, अंगूठा, हमारा रिस्ट और हमारे हाथ का पीछे वाला हिस्सा। तो इन सब एरियाज को कवर करना बहुत ज़रूरी है। जब भी साबुन लगाएं ऐसे एक हाथ को दूसरे हाथ पे घिसे ताकि उंगलियों के टिप कवर हों, उंगलियों को एक दूसरे के बीच में ऐसे रब करें ताकि ये वाले एरियाज भी कवर हों, रिस्ट पर भी साबुन लगाएं और बाद में बहते हुए नल के पानी से इस साबुन को हटा दें। इस पूरे कार्यक्रम में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं पूरा साबुन लगाने हाथ धोने, बट इस 2 मिनट से हम बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी जिंदगियाँ में बहुत सुधार ला सकते हैं। सिर्फ एक साधारण आदत हाथ धोना जीवन को बचा सकता है और रोगों से बचाव कर सकता है। हाथों की सही स्वच्छता आपके लिए स्वस्थ और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित कर सकती है। स्वस्थ हाथ, सुरक्षित जीवन। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। अब संस्कृत पाठशाला प्रभाग की ओर बढ़ते हैं, जहां संस्कृत पदों के मूल शब्दों को कैसे जाना जाए यह आप सीखेंगे। पर अभी मुझे सुप्रभातम की इस प्रस्तुति के साथ ही अनुमति दीजिए। अपने दल के साथ मैं पुनः आप सभी के समक्ष आऊँगा सुप्रभातम के एक और नए अंक के साथ। अभी आप देखिए संस्कृत पाठशाला। नमो नमः मित्राणि, स्वागतम एतस्यां संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां। मम नाम गवीशः। मित्रों, संस्कृत पाठशाला के पिछले सत्रों में हमने पदों के मूल शब्दों को पहचानना सीखा था। आज हम इन शब्दों के अंत वर्ण को जानकर अंत व्यवस्था को समझेंगे। सबसे पहले उदाहरण मेरे नाम का ही ले लीजिए। यदि गवीश पद का वर्ण विन्यास करें तो ग, अ, व, ई, श और अकार अंत में है, इसीलिए इस पद को अकारांत कहा जाएगा। इसी प्रकार क, ऋ, श, ण और अकार, यह बना कृष्ण। अंत में अकार है, इसलिए यह भी अकारांत पद हुआ। अब मुनि शब्द को देख लेते हैं। म, उ, न और अंत में इकार। इकार अंत में होने के कारण इसे इकारांत कहा जाता है। ऋषि भी इसी प्रकार इकारांत शब्द है। इसी क्रम में उदाहरण के रूप में गुरु शब्द लेने पर ग, उ, र और अंत में उकार। उकार अंत में होने के कारण इसे उकारांत कहा जाता है। पितृ
इस शब्द पर ध्यान दें तो प, ई, त और ऋकार, ऋकार से अंत होने के कारण यह ऋकारांत शब्द हुआ। ध्यान रखें, यह सभी पुल्लिंग शब्दों के उदाहरण हैं। अब स्त्रीलिंग शब्दों को भी समझ लेते हैं। माला, यदि यह शब्द हो तो वर्ण विन्यास के अनुसार म, आ, ल और आकार, तो यह आकारांत शब्द हुआ। इसी के अनुरूप सीता, गीता आदि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। बात करें शालिनी इस शब्द की तो श, आ, ल, ई, न और अंत में ईकार। ईकार से अंत होने के कारण यह ईकारांत शब्द कहलाता है। इसी प्रकार नलिनी, नंदिनी आदि भी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द हुए। पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग के बाद यदि उदाहरण नपुंसक लिंग का लें तो फल इस शब्द में फ, अ, ल और अंत में अकार, तो फल अकारांत नपुंसक लिंग का शब्द हुआ। इसी क्रम में पुस्तक, पुष्प, भवन, राष्ट्र, यह सभी अकार से अंत होने के कारण अकारांत शब्द कहलाते हैं। एक और उदाहरण है वस्तु, यह उकारांत नपुंसक लिंग शब्द है। मित्रों, वैसे शब्दों के लिंग का ज्ञान सामान्यतः अभ्यास एवं प्रयोग के आधार पर दृढ़ होता जाता है। जिसका जितना अभ्यास उसकी उतनी ही शब्दों के लिंग ज्ञान पर पकड़। लेकिन सामान्य कुछ शब्दों का ज्ञान हमें होना ही चाहिए जिससे हम प्रारंभिक वाक्यादि निर्माण में दोष न करें। वैसे दोष करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोष को बार बार करना भी उचित नहीं है। अतः हमारे प्रभाग को ध्यान से देखा एवं सुना करिए, इससे आपका अभ्यास दृढ़तर होगा। मित्रों, आज की कक्षा में इतना ही। पुनरअपि आपसे होगी भेंट, तब तक के लिए नमस्कार।